बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 के एक सेकंड लेक्चर में आज के लिए हमारे टॉपिक्स हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस, और सेकंड टॉपिक जो शामिल किया गया है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले एडिशन ऑफ फोर्सेस, जिस तरह आप जानते हो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के रूल्स आम स्केलर्स के एडिशन के रूल से डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह यह है कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शामिल होती है। आम स्केलर्स को हम अरिथमेटिकली ऐड करते हैं, जैसे 3 + 4 = 7। ये अरिथमेटिकल एडिशन है। लेकिन बात की जाए जब वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शामिल होती है, इसलिए वेक्टर्स को ऐड करने के रूल्स डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू स्केलर्स, बिकॉज के वेक्टर्स की नेचर डिफरेंट है और इसलिए इनको ऐड करने के रूल्स भी डिफरेंट यूज किए जाएंगे। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, therefore forces are not added by ordinary arithmetical rules. When forces are added, we get a resultant force. जब कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड किया जाए, उनसे एक सिंगल फोर्स बन जाएगी। उस सिंगल फोर्स को हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। जैसे कुछ नंबर्स को हम ऐड करते हैं, तो तमाम नंबर्स को ऐड होने करने के बाद हमें एक सिंगल नंबर मिलता है। इसी तरह जब कुछ फोर्सेस को या कुछ वेक्टर्स को ऐड किया जाए, तो फोर्सेस को ऐड करने के बाद उनसे एक सिंगल फोर्स बन जाएगी। उसी सिंगल फोर्स को हम कह रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन उस सिंगल फोर्स का इफेक्ट सेम होता है जितना तमाम ऐड होने वाली फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट होना था। अब सिंगल अगर इट्स रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करें, तो resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added। यानी तमाम फोर्सेस जिनको आपने ऐड करना था उनका कंबाइंड इफेक्ट और सिंगल एक फोर्स का जो इफेक्ट है वो इक्वल होना है, वो सेम होना है। अब वेक्टर्स को ऐड करने के या फोर्सेस को ऐड करने के डिफरेंट रूल्स हैं। उनमें से एक रूल हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो होगा हेड टू टेल रूल। बाद में डिस्कस करते हैं कि इसको हेड टू टेल रूल क्यों कहा जाता है। एनी हो, ये वेक्टर्स को ऐड करने का एक ग्राफिकल मेथड है और ये सिंपल मेथड होता है। हेड टू टेल रूल इज अ ग्राफिकल मेथड यूज्ड टू ऐड वेक्टर्स। ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल रूल वो रूल है, मेथड है जिसमें वेक्टर्स को ड्रा किया जाता है और एक्चुअल वेक्टर ड्रा करने के बाद उनको ऐड किया जाता है। तो वो मेथड जिसमें कोई आप फिगर्स बनाते हो, जिसमें कोई डायग्राम बनाते हैं, कोई लाइन ड्रा करते हैं, ये तमाम के तमाम ग्राफिकल मेथड होते हैं। इसके अलावा अगर आप डाटा से रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट कर लेते हो, तो ये कैलकुलेशन मेथड होता है। एनी हो, ये हेड टू टेल रूल जो है ये क्या है, ये एक ग्राफिकल मेथड है। और इस ग्राफिकल मेथड से यानी हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इसका कंसेप्ट थॉरली जो है वो क्लियर हो जाए। अब इनमें एडिशन में यानी हेड टू टेल रूल में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं इसलिए हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करूंगा ये इंपॉर्टेंट स्केल क्या है। एंड ड्रा द वेक्टर्स ऑफ द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू स्केल्स एज वेक्टर्स ए एंड बी शोन इन फिगर। मतलब कि सबसे पहले एक सूटेबल स्केल सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उस स्केल के अकॉर्डिंगली उन फोर्सेस के या उन वेक्टर क्वांटिटीज के वेक्टर ड्रा किए जाएंगे जिनको आपने ऐड करना है। मैं और आसान करके उसको बता देता हूँ। फर्स्ट कर लें जी, आपने दो डिस्प्लेसमेंट
ड्रा करने हैं। एक डिस्प्लेसमेंट है जिसकी वैल्यू है 50 मीटर और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है जिसकी वैल्यू है 70 मीटर। अब आप इमेजिन करो कि क्या 50 मीटर की लाइन और 70 मीटर की लाइन पेपर के ऊपर ड्रा की जा सकती है? यकीनन नहीं की जा सकती। 50 मीटर की लाइन हम पेपर के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम स्केल सेलेक्ट करेंगे। हम स्केल इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे कि हम कह देंगे कि लेट 10 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ऑन स्केल ऑन पेपर। तो फिर 50 मीटर बन जाएगा, 50 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और 70 मीटर जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम 50 मीटर और 70 मीटर के लिए जो पेपर के ऊपर वेक्टर ड्रा करेंगे उनकी लेंथ एक्चुअली हो जाएगी 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इसी तरह फोर्सेज अगर आप फर्ज करें एक 100 न्यूटन की फोर्स ड्रा करनी है, दूसरी आपने 140 न्यूटन की फोर्स ड्रा करनी है, इसके लिए भी हम कोई प्रॉपर स्केल ड्रा करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि जिसकी जो लाइंस हैं वो पेपर के ऊपर इजीली ड्रा की जा सकें। लाइन जो है पेपर से बाहर भी ना निकल जाएं और बहुत छोटी लाइन भी नहीं बन जाए। तो फर्ज करें 100 न्यूटन की फोर्स आपने ड्रा करनी है, तो हम स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं 20 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो फिर 100 न्यूटन के लिए जो फोर्स ड्रा करोगे उसकी लेंथ बनेगी जस्ट 5 सेंटीमीटर। एनी हो, जो भी आपने वेक्टर्स, जिन वेक्टर्स को आपने ऐड करना है उनके लिए स्केल सेलेक्ट किया जाएगा और फिर उस स्केल के अकॉर्डिंगली वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा की जाएंगी। जैसे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ड्रा किए गए हैं, इनकी डायरेक्शन शुरू में बता दी जाएगी। उसी डायरेक्शन में एक्चुअल जो वेक्टर क्वांटिटी थी उनकी बजाय उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा की गई हैं अकॉर्डिंग टू स्केल। फर्स्ट स्टेप तो ये था कि सिर्फ आपने फोर्सेज के रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर ड्रा किए हैं, रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा किए हैं, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी। एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये था। अब इसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि अब आपने जो वेक्टर पहले ड्रा किए थे उन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए जो ऑर्डर या स्कीम यूज की जाएगी वो इस तरह होगी। फर्स्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन किया जाएगा सेकंड वेक्टर की टेल, और अगर थर्ड वेक्टर भी है तो फिर सेकंड वेक्टर का हेड ज्वाइन की जाएगी थर्ड वेक्टर की टेल के साथ और थर्ड का हेड फोर्थ की टेल के साथ। तो ये जो हेड टू टेल ऑर्डर में हम वेक्टर को ज्वाइन करते हैं, इसी वजह से इस मेथड को कहा जाता है हेड टू टेल रूल, यानी हेड टू टेल ज्वाइनिंग की जाती है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। फर्स्ट का हेड टू टेल, सेकंड का हेड टू टेल ऑफ थर्ड वेक्टर, थर्ड का हेड टू टेल ऑफ फोर्थ वेक्टर। तो ये सेकंड स्टेप होगा, यानी सेकंड स्टेप में आपने वेक्टर को ज्वाइन करना है। तो टेक एनी ऑफ द वेक्टर्स एज फर्स्ट वेक्टर and draw next vector such that head of first vector coincides with the tail of second vector। यानी इस तरह आपने ऐड किया है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड coincide हो रहा है टेल ऑफ सेकंड वेक्टर के साथ। Similarly, draw the next vector for the third force with its tail coinciding with the head of previous vector। यानी हो तमाम वेक्टर्स को आपने हेड टू टेल ऑर्डर में ज्वाइन कर लेना है। यहाँ चूंकि हम सिंपल केस पढ़ रहे हैं, हम दो वेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन याद रखो इससे आप एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उन वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। दूसरी बात, जब आपने वेक्टर को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करते हुए आप वेक्टर की ना तो लेंथ चेंज कर सकते हैं और ना ही आप वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ये किया है कि ये वेक्टर ए था, इसके हेड के ऊपर लगा दिया वेक्टर बी और उसके हेड के ऊपर लगा दिया जाएगा नेक्स्ट अगर कोई वेक्टर सी है। तो यानी ज्वाइन करते हुए वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन चेंज नहीं की जाएगी, सिर्फ इनको ज्वाइन करना है। तो अब सेकंड स्टेप हमने पढ़ लिया है। सेकंड स्टेप में वेक्टर को हेड टू टेल ऑर्डर में ज्वाइन करना होता है। अब आ जाए थर्ड स्टेप, उसमें क्या करना है।
थर्ड स्टेप में ये किया जाएगा कि हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा इस तरह किया जाएगा कि जब आपने पहले वेक्टर्स को हेड और टेल रूल से ऑर्डर में ज्वाइन कर दिया है, फिर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए सब एक ऐसा वेक्टर ड्रा किया जाएगा जिसकी टेल सबसे पहले वेक्टर पर होगी और जिसका हेड लास्ट वेक्टर के साथ मिलेगा। तो ये ऐसा वेक्टर जो सबसे पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करता है, दिस वेक्टर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द वेक्टर A and vector B. So draw a vector R such that its tail is at the first vector A and its head is at the last vector. जो भी होगा वेक्टर B है या वेक्टर A, this vector R represents the resultant force completely in magnitude and direction. तो ये जो वेक्टर R है ये बेसिकली इक्वल टू है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब R वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। इसके साथ ही ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। मैंने बहुत इजी मेथड से आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर दिया है। आप भी इसी तरतीब से इसको फॉलो करना। ये बहुत सिंपल मेथड है और आपको इंशाल्लाह ताला इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको ये ज़्यादा इजी फील होगा क्वेश्चन। और आज हमारा दूसरा टॉपिक था वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रेशियोज यूज़ होती हैं और ये साइड्स की रेशियो होती हैं जिनको स्पेशल भी नेम दिए जाते हैं। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं। The ratios between any of its two sides हाँ जी, ratios are between any of its two sides of a right angle triangle are given certain names। तो ये इनको किसी भी दो साइड की जो रेशियो कहते हैं डिवाइड करने को, तो A डिवाइडेड बाय B इसको हम कहेंगे A रेशियो B। नाउ कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ACB या ABC कह लें, हैविंग एंगल थीटा, ये सिंबल यूज की गई है, इसको कहते हैं एंगल थीटा। ये एंगल की सिंबल इस्तेमाल होती है। तो हैविंग एंगल थीटा एट पॉइंट A, the trigonometric ratios are given as। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ये याद रखें कि राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये C पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है और बाकी जो दो एंगल्स हैं उनका सम 90 होता है, दूसरा तीन एंगल का फिर सम 180 हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट A पर जो एंगल बना हुआ है ये एंगल थीटा है और फिर साइड्स के कुछ नेम्स होते हैं स्पेशल, पहले वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, ये होती है हाइपोटेन्यूज और फिर जो एक साइड रह जाती है लास्ट में ये होती है बेस। दोबारा देख लो, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और बाकी ये जो साइड है ये बन जाएगी बेस। अब जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने शामिल करनी है यहाँ पर, उनमें से सबसे पहली रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। आपने याद फार्मूला ये रखना है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर दूसरा फार्मूला होता है कॉस थीटा, इसका फुल नेम है कोसाइन थीटा लेकिन शॉर्ट में इसको कॉस थीटा पढ़ते हैं।
कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यानी बेस इसमें अब AC है डिवाइडेड बाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसमें है AC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज होगा AB। तो कॉस थीटा का फार्मूला आपने याद रखना है, कॉस थीटा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और थर्ड फार्मूला होता है या रेशियो होती है टेन थीटा, फुल नेम होता है टेंजेंट थीटा, लेकिन शॉर्ट में सिंपल यूज होती है टेन थीटा। अब टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो अब हमारे केस में परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर साइड है ये BC डिवाइडेड बाई बेस है AC। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंपॉर्टेंट है, आगे टॉपिक्स में यूज होती हैं, आपने इनको याद कर लेना है। एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और थर्ड है टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी ये BC या AB ये पॉइंट्स तो हर ट्रायंगल के लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है बल्कि कि आपको जो एफर्ट की जा रही है वो जो टॉपिक्स बड़े सिंपल और इजी करके एक्सप्लेन किए जाते हैं तो वो आपको उसी तरह समझ भी आए जैसे हम सोच रहे हैं आपके लिए। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।